नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके आगे का नाम बदल रहा है लेकिन सिस्टम वही की वही है, विचारधारा वही है, पहले का सिस्टम ही अब भी चल रहा है और एक के बाद एक कंपटीशन इस बात के लिए है कि कौन चीफ जस्टिस कितना एंटी राइट विंग हो सकता है, कौन सा चीफ जस्टिस कितना लगभग ये वामपंथियों का समर्थक हो सकता है, कांग्रेस के सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। इस बात के लिए कंपटीशन है। जैसे पॉलिटिक्स में आजकल सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन सी पार्टी कितना ज्यादा मुस्लिम समर्थक हो सकती है। इस कंपटीशन में कश्मीर के अलगाववादियों तक का समर्थन करना, पाकिस्तान तक का समर्थन करना और यहां तक कि फिलिस्तीन तक का समर्थन करना, आतंकवाद के मसले पर ये इजराइल का विरोध करना, इन लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा पूरी दुनिया के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान इसके करीब आएंगे। ठीक उसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठने वाले वो व्यक्ति इस बात के लिए कंपटीशन में रहते हैं कि पिछले सीजीआई ने जितने फैसले दिए हैं उसमें से एंटी गवर्नमेंट फैसले जितना है उससे ज्यादा हमें देना है, जितना एंटी राइट विंग फैसले है उससे भी ज्यादा हमें दिखना है, उससे भी ज्यादा हार्डकोर रुख अपनाना है। एक भी फैसला ऐसा ना हो जिसके कारण ये लेफ्ट विंग वाले हमें ट्रोल कर सके और ये जो पूरी दुनिया की जमात है जिसमें एंटी इंडिया लोग, एंटी इंडिया एनजीओ और वो प्रोपेगेंडा गैंग शामिल है, उन लोगों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो रहे थे उससे कुछ समय पहले से ही वो इस बात के लिए परेशान थे कि कुछ फैसले मेरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर के कुछ फैसलों ने इन लोगों के बीच हमारी लोकप्रियता को कम कर दिया है और यही वजह थी कि वो माफी मांगते फिर रहे थे और जाते जाते कुछ ऐसे फैसले दे गए जिसके कारण इन लोगों को खुश करने की कोशिश की जाए। क्योंकि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए और व्यक्तिगत जीवन के फैसले थे, प्रधानमंत्री को अपने घर पर आमंत्रित करना और उसमें भी गणेश पूजा के लिए, जिसके कारण न केवल वामपंथी मीडिया बल्कि वकीलों का वो लेफ्ट गैंग भी इनके खिलाफ हो गया, कांग्रेसी वकीलों का गठजोड़ भी इनके खिलाफ बोलने लगा कि कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती है जो प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाकर पूजा करते हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है इस सेकुलर देश में सेकुलर फैसलों से। और यही नहीं, उसके बाद तो स्थिति यहां तक आ गई कि कारवां मैगजीन, जो कि पहले से ही माना जाता है कि एंटी मोदी एंटी शाह आर्टिकल लिखता है, ये लेफ्ट विंग वालों का एक प्रोपेगेंडा मैगजीन है, उस मैगजीन में कवर स्टोरी छापी गई चंद्रचूड़ के नाम की और उनके पुराने पुराने फैसले कहां कहां किस हाई कोर्ट में किस जज के साथ थे जो आज रिटायर हो गया है, और उन लोगों से बात करके उनके उल्टी खबरें कि वो अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब डाले हुए हैं, ऐसी कवर स्टोरी की गई। अजीत अंजुम जैसे लोग उसको शेयर करते हुए कह रहा है कि देखिए ये सीजीआई का ये पहलू तो हम लोगों को पता ही नहीं था, हमने सब्सक्रिप्शन लिया इसीलिए क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कुठाराघात किया गया था। और उससे पहले ही उसी मैगजीन ने एक कवर स्टोरी छापी थी लीगल सिस्टम पर, जिसमें संघ के बारे में बताया गया था कि कैसे संघ के लोग, संघ के वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हैं और वो जुडिशियल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ऐसे निगेटिव खबरें छापी गई और उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ के बारे में, तो उससे चंद्रचूड़ घबरा गए और जाते जाते मदरसा एक्ट के खिलाफ भी फैसला दे दिया, ऐसे कुछ और फैसले दे दिए, फटाफट ऐसे फैसले दिए जिससे कि कम से कम उस जमात में आगे हम रह सके, सेमिनार में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर सके और उसी के आधार पर
दूसरे देशों में जाकर हम कुछ काम कर सके, आगे अपना एनजीओ बना सके, मानवाधिकार पर काम कर सके, क्योंकि इसी जमात के अंदर तो एनजीओ का पूरा वर्चस्व है, जिसके ऊपर मोदी सरकार ने जब एक्शन लेना शुरू किया तो इन लोगों को छटपटाहट होने लगी, इनके खिलाफ बात करने लगे, प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। लेकिन वो सिस्टम बदला नहीं है। अगर सीजेआई चंद्रचूड़ की जगह पर सीजेआई बनकर आए जस्टिस संजीव खन्ना, तो उन्होंने यह सोचा कि अब चंद्रचूड़ से भी ज्यादा हार्डकोर नीति अपनानी चाहिए और ऐसे टीम बनानी चाहिए जिससे कि एक एक फैसला चुन चुन कर ऐसा हो जो इन जमात के समर्थन में हो, इस सिस्टम के साथ हो और मोदी के सिस्टम के खिलाफ हो। इसलिए इन लोगों ने चुनाव किया और सबसे पहले क्या किया, एक प्रथा को बंद कर दी, पुराने से चल रही थी जस्टिस यूयू ललित के समय से, कि जनहित याचिकाएं अलग अलग बेंच में उसकी सुनवाई होगी। कोई भी पीआईएल दायर करता है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकार के खिलाफ मामले आते हैं वो पीआईएल के जरिए ये लोग ले जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पीआईएल को कोई भी बेंच को दिया जा सकता है रोस्टर में, और ये जो तरीके चल रहे थे उसके ऊपर इन लोगों ने ध्यान दिया कि अभी जो चल रहे हैं, जो कि चंद्रचूड़ ने किया, कहीं भी पीआईएल की सुनवाई कोई भी जो 16 बेंच है वो बेंच कर सकते हैं, उसको इन लोगों ने रोक लगा दी कि ये नहीं होगा। अब सारे बेंच पीआईएल पर सुनवाई नहीं कर सकते, पीआईएल पर सुनवाई करने के लिए हम बनाएंगे बेंच और उसमें हम अपने ऐसे ऐसे जजों को नियुक्त करेंगे जो कि विश्वस्त हो, जो कि हम लोगों के खिलाफ यानी कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ मोदी के समर्थन में कोई फैसला नहीं आना चाहिए और सरकार के समर्थन में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 3 जज जिनके बेंच पीआईएल के फैसले करेंगे उसका चुनाव किया गया, जिसमें खुद सीजेआई संजीव खन्ना अपना बेंच बनाए कि हम खुद भी इस फैसले में शामिल रहेंगे, यानी पीआईएल पर फैसला करेंगे। और संजीव खन्ना को तो कौन नहीं जानता, इस बीच इतने विवादों में रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इन्होंने दीपांकर दत्त के बेंच में, अपने खुद थे और दीपांकर दत्त थे, ये दोनों ने मिलजुल कर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और भोकाल क्या बनाया, ऐसी बात बताई कि देखो अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड गड़बड़ा जाएगा, वहां लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी, चुनाव प्रभावित हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल को तो एन केन प्रकारेन सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर ईडी के पूरे ये जो सेक्शन है, सेक्शन 52, सेक्शन 45, जिसमें जमानत के लिए ईडी की अनुमति की जरूरत पड़ेगी, उसकी स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी, उन सब को धज्जियां उड़ा दो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितनी भी सबूत हो उसको जमानत देनी ही पड़ेगी। और यही संजीव खन्ना है, कई फैसले हैं इनके, चाहे आर्टिकल 370 हो या इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कई फैसलों में शामिल रहे और टिप्पणियां करते रहे। और इनके विचारधारा यही है क्योंकि ये उसी कॉलेजियम के जज हैं जिसको कहते हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद, खानदानी जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी सिस्टम का अंग है जो चंद्रचूड़ साहब थे, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे और वो भी जज बनकर आए, सीजेआई बने। और ऐसे ही ये जस्टिस संजीव खन्ना है, इनके पिता देवराज खन्ना वो भी हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के, और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू की थी और वहीं से दिल्ली हाई कोर्ट के वकील बनकर फिर दिल्ली हाई कोर्ट में ही जज बन गए। और इनकी अप्रोच, इनकी पहुंच ऐसी कि किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने बिना ही ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। ये ऐसे एक मात्र जज थे जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने, सीधे हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ चले आए। ये प्रमोशन का तरीका नहीं था, लेकिन इनके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसमें से ये खुद भी हैं और उनके पिता नहीं, चाचा हंसराज खन्ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। यानी पूरा का पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जजों की रही है। वैसे ही इन्होंने एक और बेंच की बात की जो पीआईएल पर सुनवाई करेगी और वो है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच। ये जस्टिस सूर्यकांत जो बड़े चर्चित हुए थे एक फैसले पर, और वो फैसले थे नुपुर शर्मा के खिलाफ। नुपुर शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरे खिलाफ, जब वो इस्लाम में कुछ टिप्पणी करने के कारण उनके विवादित टिप्पणी बताया गया और सर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए, उनको 3
धमकी दी गई और अभी भी वो अंडरग्राउंड हैं, तो उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए अलग अलग जगहों पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, हमारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। एक ही माने है, एक ही मतलब है, एक ही टिप्पणी पर अगर कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक एफआईआर दर्ज किए गए हैं तो वहां सुनवाई के लिए हमें न जाना पड़े, दिल्ली में ही इसके लिए टीम बना दीजिए और यहीं दिल्ली हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सारी एफआईआर पर, याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत गुस्से में आ गए। उन्होंने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और कहा कि आपकी टिप्पणी के कारण पूरा देश जल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा ये कौन लोग हैं जो एक टिप्पणी को लेकर, अगर धार्मिक टिप्पणी ही है तो उसको लेकर संवैधानिक तरीका नहीं बल्कि ये जिहादी तरीका अपना रहे हैं। उनकी टिप्पणी तो इस बात के लिए होनी चाहिए कि कैसे एक टिप्पणी हुआ तो उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, वो अलग बात है, कानूनी है, संवैधानिक तरीका है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठकर ये लोग चिल्ला चिल्लाकर किसी एक महिला को मोलेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं, सरतन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ टिप्पणी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने टिप्पणी किसके खिलाफ की? नुपुर शर्मा के खिलाफ। कि नहीं, ये नुपुर शर्मा आपके बयान के कारण पूरा देश जल रहा है, आपको तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और इसके बाद जब उनके खिलाफ बात होने लगी, वो ट्रोल होने लगे, बदनाम होने लगे, कई पूर्व जज और वकीलों ने चिट्ठियां लिख लिख कर उनकी हेकड़ी निकाल दी, तो अगली सुनवाई में उन्होंने वही काम किया। क्योंकि उससे पहले इसने क्या किया था, इन लोगों ने जुबैर अहमद की याचिका के खिलाफ एक फैसला दिया था और जिसमें कहा था जुबैर अहमद के खिलाफ जितने भी एफआईआर दर्ज किए गए अलग अलग जगहों पर सबको इकट्ठा करो और दिल्ली की पुलिस ही इसकी जांच करेगी, ये नहीं। और आगे भी कोई इसके खिलाफ याचिका इस मामले में दर्ज नहीं होगी जो हिंदू धर्म के अपमान पर उसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज हो रही थी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा था। और यही जुबैर है जिसने नुपुर शर्मा की उस टिप्पणी पर बवाल खड़ा किया था, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका दुरुपयोग किया था, काट काट के वीडियो डाले थे जिसके कारण इतना हंगामा हुआ था। लेकिन वही सूर्यकांत आज पीआईएल पर सुनवाई करेंगे। पीआईएल पर सुनवाई कैसे करेंगे? उनके नज़ारे अभी दिखाई पड़ने लगे हैं क्योंकि उनके पुराने इतिहास ही ऐसे रहे, एंटी हिंदू और एंटी मोदी फैसले देने के लिए ये लोग मशहूर हैं। तीसरे जज जिनकी बेंच अब पीआईएल पर सुनवाई करेगी वो है बीआर गवई। बीआर गवई ने कई ऐसे फैसले दिए, लेकिन अभी देखिए, अभी एक ताजा तरीन उदाहरण है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। इन्होंने बड़ी बड़ी टिप्पणियां की क्योंकि अब तो टारगेट इन लोगों का शिफ्ट हो चुका है। अब टारगेट कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का टारगेट अब मोदी से ज्यादा योगी की तरफ है, क्योंकि भविष्य तो योगी दिखाए रहे हैं, भविष्य तो योगी का दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि अब ये लखनऊ से दिल्ली की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं योगी। अब उनके नारे पूरे देश में चुनाव का आधार बन रहा है, तो ऐसे में योगी को टारगेट किया जाएगा। तो ये टारगेट शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए बुलडोजर, जो बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जाने जाते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां की गई और फिर बुलडोजर एक्शन पर पूरा प्रतिबंध, दिशा निर्देश जारी किया गया, गाइडलाइन कि इसके अलावा आप किसी भी तरह से किसी अपराधी के घर को नहीं तोड़ सकते, वो मकान नहीं, उम्मीद होती है। ऐसे ऐसी टिप्पणियां जो साहित्यिक तो हो सकती है, मन बहलाने के लायक तो हो सकती है, लेकिन कानूनी नहीं है। कानून का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका जिक्र नहीं होगा, सिर्फ साहित्य का जिक्र होगा, शेक्सपियर से लेके प्रेमचंद तक, और उसके अलावा प्रदीप कुमार की कविताओं का जिक्र करेंगे, कानून का जिक्र नहीं करेंगे कि इसके आधार पर आप बुलडोजर एक्शन ले सकते हो, इस बात की चर्चा नहीं होगी। यही बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई भी पीआईएल पर सुनवाई करेंगे, यानी संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, यही तीनों की बेंच पीआईएल पर सुनवाई करेगी। और ये पीआईएल किसके पक्ष में होगा? ये पीआईएल जितने दायर होंगे वो सरकार के पक्ष में ही होंगे। जबकि ऐसे ही ये बुलडोजर वाला, ये दायर कौन किया था? जमीयत उलेमाए हिंद। जैसे केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसलिए इन लोगों ने जश्न भी मनाया। अब देखिए, जैसे ही संजीव खन्ना आए और पहला पीआईएल पर बातचीत कर रहे थे, पीआईएल क्या था? हेट स्पीच को लेकर। लेकिन हेट स्पीच यानी सबके लिए नहीं, उसमें नाम जैसे ही देखा कि किसके खिलाफ है,
इनकी नजरें बदल गई और उस पीआईएल को कचरे में फेंक दिया कि आपको ऐसे पीआईएल लेकर नहीं आना चाहिए। वो पीआईएल क्या था? हेट स्पीच पर सज्जन वर्मा के खिलाफ, जो कि कांग्रेस के मंत्री रह चुका है, मध्य प्रदेश में अभी भी एमएलए है, और उसके खिलाफ आरोप क्या लगाया गया था कि इसने बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए यहां हर जगह पर घूम घूम कर यह बोल रहा है कि जैसे वहां सत्ता तख्ता पलट हुआ है, जैसे जनता विद्रोह कर गई है, वैसे ही भारत में भी अब जनता विद्रोह करेगी, मोदी को घसीट कर हटाएगी, मोदी के खिलाफ पूरा आंदोलन चल जाएगा, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। ऐसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? ये तो देशद्रोही व्यवहार है। लेकिन फिर भी जस्टिस संजीव खन्ना को कुछ नहीं लगा, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और पीआईएल दायर करने वाले वकील को ही फटकार लगा दी। दूसरा इसमें नाम था राकेश टिकैत का, जो बार बार हर जगह घूम घूम कर कह रहा है किसानों की समस्या को मोदी सरकार नहीं देख रही है, किसानों को अब आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जो आंदोलन पिछली बार हुए थे, अब ये लठ बजाएंगे, मारपीट करेंगे, विद्रोह करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हिंसा फैलाएंगे। लेकिन फिर भी ये हेट स्पीच नहीं है। जब किसान 1000-2000 लोगों की हत्या कर देंगे, जब जाम करके सैकड़ों बसें जला देंगे, ट्रक जला देंगे, तब ये हेट स्पीच में आएगा। ऐसे जस्टिस संजीव खन्ना ने इन दोनों के ऊपर लगे आरोपों को सीधे खारिज कर दिया। नहीं, ये जरूरत नहीं है, ये बेकार की याचिका है, इसे आप वापस ले जाओ। अगर इसमें नाम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का होता, अगर इसमें नाम उनके खिलाफ जाता, तो ऐसे में तो ये फट से सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाते कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तो हेट स्पीच दे रहे हैं, ये नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों की स्थिति है। ये पिछले दिनों बीआर गवई एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, देखो हाई कोर्ट के प्रोग्राम में, कि ये पूरे देश में जितनी संपत्ति है वो चंद लोगों के हाथों में है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम में कहा था, स्पीच दे रहे थे। ये स्पीच किसकी लिखी हुई है? ये बात करने तो ऐसा ही लगता है कि आजकल ये स्पीच राहुल गांधी की लिखी हुई होती है। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी की टीम की लिखी होती है। राहुल गांधी भी हर जगह घूम घूम कर यही कहते हैं, ये पूरे देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथों में कैद होकर रह गई है। वही बीआर गवई कह रहे हैं कि देश की संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है, इसको सही तरीके से सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इनको बांटा जाना चाहिए, सही तरीके से लोकतंत्र का पालन किया जाना चाहिए। ये इनकी विचारधारा है। तो ऐसे विचारधारा वाले लोग इसी तरह के फैसले देंगे, इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ये 13 से ज्यादा जजेज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो खानदानी जजेज हैं। उनके परिवार में कोई न कोई जज हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रहा है। 1-2 ऐसे जज होते हैं जो कि किसी भी सामान्य पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर आते हैं, जिनको ये लोग इस गिनती के लिए रखते हैं कि देखो कम से कम कॉलेजियम पर सवाल न उठे, लेकिन इन खानदानी जजों पर सवाल उठ रहा है। ये सिस्टम को बदला जाएगा और इस बदलने की तैयारी है। जुडिशियल रिफॉर्म का बिल आएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा कि ये सिस्टम जो हम लोगों ने इतने सालों से बना रखा है उसका कैसे इलाज किया जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।